नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जगू का संस्थान जयपुर से आपका स्वागत करता हूं। और आज आपको पता है, जैसा कि लगातार समाचार पत्रों में और न्यूज़ चैनल पे चल रहा है कि भारत और चीन के मध्य लगातार लद्दाख में विवाद चल रहा है। लद्दाख में गलवान नाले या गलवान घाटी के पास कल 15 तारीख की रात्रि को और 16 तारीख की हम सुबह बोल सकते हैं, भारत और चीन के जो सैनिक थे उनके मध्य विवाद हुआ और उसमें हमारे 20 जवानों की शहादत हुई। तो हम उनको शत शत नमन करते हैं। और उसके साथ ही चीन के उन्होंने शहीद होने से पहले लगभग 40 से भी ज़्यादा सैनिकों को मार गिराया। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा विवाद है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और हम इस पर विचार करेंगे। इसके बारे में आपको कुछ फैक्ट भी बताएंगे और साथ ही साथ मानचित्रों, मैप और सैटेलाइट यानी उपग्रह चित्रों के माध्यम से आपको ये टॉपिक भली भांति समझाने का प्रयत्न करेंगे। और इसको मैंने कई पार्ट में डिवाइड करा और उसके बाद आपके सामने एक सटीक पिक्चर लेके आऊंगा और जो भी छोटे मोटे फैक्ट हैं उनको भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, सबसे पहले आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी का भी भाषण आया था और इसके माध्यम से चीन को चुनौती दी गई है और लगातार हम चीन का सामना करेंगे। और जो अक्साई चीन है, जिस पर चीन ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है, वो भी हमारे भारत का हिस्सा है और एक ना एक दिन हम उसे लेकर रहेंगे। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर हम शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाके कुछ फैक्ट बताना चाहूंगा और उसके बाद मैं मानचित्र से चीजों को शुरू करूंगा। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं जिस तरह से बैकग्राउंड है और इस बैकग्राउंड में यहां पर पूरा मैप बना हुआ है कि पीओके कौन सी है, पीओके वाला क्षेत्र कौन सा है, एलओसी कौन सी है, एलएसी कौन सी है। स्पेशली हम आज के लेक्चर में एलएसी पर बात करेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जैसे चीन है, तो चीन दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है और इस दृष्टि से दुनिया में भारत का स्थान 5वां है। चीन 1911 तक राजतंत्र के अधीन था, यानी वहां पे राजाओं का शासन था, लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं थी। वैसे आज भी नहीं है, आपको पता है कि एक दलीय सिस्टम है, एक दलीय व्यवस्था है। और चीन में मीडिया हो, लोग हो या किसी भी प्रकार की कोई भी एजेंसी हो, उसको उतनी ज्यादा स्वतंत्रता नहीं है जितनी स्वतंत्रता उनको भारत में है। तो इसलिए 1911 के आसपास तक वहां पे राजतंत्र था। 1911 के पास वहां क्रांति हुई और कुओमिंतांग पार्टी आई। उसके बाद लगातार जैसे जैसे समय बढ़ता गया, 1949 में वहां पर कुओमिंतांग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में जो लंबे समय से गृहयुद्ध चलता हुआ आ रहा था, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की विजय हुई और कम्युनिस्ट पार्टी की वहां पर सरकार बनी। और आसपास के जो छोटे छोटे देश थे, जैसे हांगकांग हो गया, वो तो चूंकि ब्रिटिश शासकों के अधीन था और ब्रिटिशर्स ने बाद में उसको चीन को प्रदान किया था। मकाऊ हो गया आपका, फिर आपका ताइवान हो गया, इसी तरह से तिब्बत वाला क्षेत्र हो गया। इन सब पर चीन ने अपनी पकड़ मजबूत की। तो 1949 से 1949 से वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार की स्थापना हुई थी और इस पे जो क्रांति हुई थी उसको चलाने का श्रेय किसको जाता है? माओ त्से तुंग को जाता है। और कम्युनिस्ट विचारधारा वहां के लोगों में घर कर गई। आज भी हमने देखा है चीन की लगातार विस्तारवादी नीतियां हैं और आसपास के देशों की जमीनों को हड़पने का प्रयास करता है। तो इस क्रम में आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। साथ ही साथ आपने बात सुनी होगी कि हम जिस सीमा पर चीन से हमारा विवाद हो रहा है, वहां पूरा क्षेत्र आसपास किसका? तिब्बत का है। तो तिब्बत जो है वो 1911 में चीन के राजाओं के अंतर्गत था। जब चीन में राजतंत्र हटा तो 1911-12 से तिब्बत ने अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। और बाद में आपने देखा होगा, अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि भारत और चीन की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को हम किस नाम से जानते हैं, तो आप भली बात ही बोलेंगे हम मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। पर पूरी रेखा मैकमोहन लाइन नहीं है, मैं इसके बारे में भी आपको आज बताने वाला हूं। साथ ही साथ मैकमोहन लाइन का जो निर्धारण हुआ था वो 1914 में शिमला समझौते के अंतर्गत हुआ था। और यदि हम वहां पर देखेंगे तो उस समय तिब्बत स्वतंत्र था, इसलिए तिब्बत और को भी जो ऑक्यूपाई करने का जो काम है वो चीन ने किया था। 1949 तक स्थिति यह थी कि तिब्बत जो है उसने चीन की कुछ बातें मान ली पर उसको स्वायत्त का दर्जा दिया गया। वहां के धर्मगुरु हुए जो तिब्बतियों के सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाते हैं, दलाई लामा। दलाई लामा लगातार वहां पर अपनी गतिविधियां करते रहे, जिससे चीन क्रोधित हो गया और बाद में दलाई लामा को गिरफ्तार करने का आदेश दिया।
1959 यानी 1959 में दलाई लामा भारत आए और भारत में शरण ली और वर्तमान में भारत से अपनी सरकार को, जो तिब्बती सरकार है, उसका संचालन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान से वो कर रहे हैं। दोस्तों यहां मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 1954-55 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था और इसमें भारत ने तिब्बत को चीन का अंग माना था, परंतु यह माना था कि उनके लोगों की स्वतंत्रताओं को समाप्त किसी भी कंडीशन में नहीं किया जाएगा और उसी अंतर्गत तिब्बत को स्वायत्त राज्य का दर्जा प्राप्त था। परंतु आपने देखा होगा जैसे ही दलाई लामा को भारत ने शरण दी तो चीन ने भारत की सीमा में घुसपैठ करने का प्रयास किया और 1962 में, हाँ दोस्तों, यही गलवान नाला जो आज भी चर्चित है और 15 जून की रात्रि को जहां पर मुठभेड़ हुई है, उसी गलवान नाले के पास ही 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था और कई कारण ऐसे रहे जिसमें हमारी हार हुई। उसके बाद से दोस्तों हमने हमारी सेना को लगातार इंप्रूव किया और चीन को नहीं भूलना चाहिए कि 1967 हो, 1975 हो, 1987 हो या 2017 में डोकलाम हो, हमने लगातार चीन को सबक सिखाया है और उसको पीछे हटने पर क्या किया है, मजबूर किया है। 1967 की जो बुरी तरह पराजय हुई थी वो चीन भूल नहीं सकता। हमने लगभग चीन के 400 से ज्यादा सैनिकों को मार दिया था और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 1987 में भी हमने चीनी सेना को पीछे होने पर मजबूर कर दिया था। तो दोस्तों आज का जो विवाद है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपको पूरा एलएसी के बारे में पता होना चाहिए। अलग अलग परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं विभिन्न प्रकार के डायग्राम के माध्यम से आपको उन चीजों को समझाने का प्रयत्न करूंगा। देखो दोस्तों, अब आप यहां देखो, इस मैप के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा। देखो ये भारत का नया वाला मैप है जो आपने कई बार देखा हुआ है। इसमें आपको ध्यान रखना है, देखो ये जो पूरी सीमा है ये लद्दाख की सीमा है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर राज्य तो रहा नहीं। अब क्या करा गया है कि पूरा एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है लद्दाख को। भाई 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जम्मू कश्मीर अलग हो गया और लद्दाख अलग हो गया। तो देखो पहला लद्दाख है, दूसरा देखो यहां पर आपको दिख रहा है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद आपको दिख रहा है उत्तराखंड। तो पहला लद्दाख, दूसरा हिमाचल, तीसरा उत्तराखंड। चौथा पाओगे तो देखो भारत का छोटा सा राज्य आपको दिखाई दे रहा है सामने, सिक्किम। और इसके आगे चलेंगे तो फिर एक भारत का राज्य आ रहा है जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य माना जाता है, अरुणाचल प्रदेश। तो अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो 4 तो भारत के राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश चीन से सीमा बनाते हैं। तो देखो एक राज्य अरुणाचल है, एक राज्य सिक्किम है, एक राज्य उत्तराखंड है, एक राज्य हिमाचल है, 4 राज्य हो गए और हमारा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया, लद्दाख हो गया, जो चीन के साथ क्या बनाएगा, सीमा बनाएगा। ठीक है, तो आपको नया परिप्रेक्ष्य तो ध्यान रखना है। अब दूसरी बात आती है कि हमारी जो सीमा है चीन के साथ उसकी लंबाई क्या है। तो देखो ये वो जो सीमा मैं बना रहा हूं इसको आप ध्यान से देखना, यहां तक तो कंटिन्यूअस है, फिर नेपाल आ गया बीच में, फिर सिक्किम में, फिर भूटान आ गया बीच में, फिर अरुणाचल प्रदेश तक है। तो ये जो चीन के साथ हमारी सीमा है इसकी कुल लंबाई है 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर की चीन के साथ सीमा है। परीक्षा में पूछा जाता है कि कितनी सीमा है, कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आपसे एक सामान्य प्रश्न पूछा जाता है कि भारत और चीन की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका क्या नाम है। तो आप इस जो पूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है इसका एक नाम दे देते हो। आप कौन सा नाम दे देते हो, मैकमोहन रेखा। क्या बोल देते हो इसको आप, मैकमोहन रेखा बोल देते हो, जिसका निर्धारण हुआ था 1914 में, शिमला में इसका निर्धारण किया गया था। पर मैं आपको बता दूं कि मैकमोहन रेखा मूल रूप से जो है वो अरुणाचल प्रदेश की रेंज वाली रेखा को माना जाता है। ये देखो मैंने अरुणाचल प्रदेश पे मार्कर से, रेड मार्कर से यहां पे टिक किया है। तो इसको मेनली हम क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं, पर आम भाषा में जनरल में पूरी रेखा को क्या बोल दिया जाता है, मैकमोहन रेखा बोल दिया। तो ये प्रश्न है तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों मेन क्या है, अभी चूंकि विवाद जो चल रहा है हमारा, मैंने अभी आपको बताया था कि 1962 का युद्ध हुआ था, वो लद्दाख वाले क्षेत्र में गलवान नाले के पास हुआ था, हमारा चीन से हुआ था। उसके बाद देखो ये सिक्किम है, सिक्किम में एक दर्रा माना जाता है, इस दर्रे का नाम है यहाँ पर नाथुला। तो नाथुला के पास युद्ध हुआ था 1967 में। फिर इधर अरुणाचल है, अरुणाचल में एक जगह आती है, ये भी आपने नाम सुना होगा, तवांग। कौन सा नाम है, तवांग है। तो तवांग के पास युद्ध हुआ था 1987 में युद्ध हुआ था और इसमें भी चीन की क्या हुई थी, हार हुई थी। मैं उसका लॉजिक बताना चाहूंगा दोस्तों, देखो समझना आप यहां पर बात को। देखिए यहां पर अरुणाचल प्रदेश में बौद्धों का एक मठ है, इस मठ को कहा जाता है तवांग मठ। इस मठ को क्या बोला जाता है, तवांग मठ के नाम से जाना जाता है। म नहीं है, ग है, तवांग मठ बोला जाता है।
आपको यहां दिख रहा है चीन, पर ये देखो पूरा का पूरा जो टेरिटरी है किसकी, तिब्बत की, यानी पूरा ये डॉटेड मैं जितना बना रहा हूं आपके सामने, देखो ध्यान से, ये पूरा डॉटेड जो है ये पूरा पूरा कौन सा है, तिब्बत है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा तिब्बत का जो पठार है उस पर पूरा कौन सा देश फैला हुआ है, तिब्बत फैला हुआ है। तिब्बत की राजधानी लहासा है और विश्व की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी राजधानी भी तिब्बत की राजधानी कौन सी मानी जाती है, लहासा मानी जाती है। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब क्या हुआ, ये तवांग मठ है, माना जाता है कि अभी जो दलाई लामा भारत हैं, इसके बाद जो अगला दलाई लामा चुना जाएगा वो तवांग मठ से चुना जाएगा। तो तवांग मठ विद्रोहियों का, तिब्बती विद्रोहियों का केंद्र बन सकता है। तो इसी को रोकने के लिए चीन इस तवांग मठ पर कब्जा करना चाहता है, और तवांग मठ जो है वो बिल्कुल भारत की बॉर्डर के पास पड़ता है। इसलिए यहां पर चीन कहता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो हमारा हिस्सा है, यानी दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा नहीं है। तो यहां आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि चीन और भारत में से सबसे ज्यादा विवाद है वो किसको लेकर है, अरुणाचल प्रदेश को लेकर है। हम चूंकि गलवान घाटी की जो भी हाल ही में 15 तारीख की रात्रि को हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, तो उसके लिए हम एक मैप पर आते हैं जिसके माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। देखो दोस्तों, ये आपके सामने एक नया मैप है और इसके माध्यम से आप चीजों को समझ सकते हो। देखो, ये केवल और केवल लद्दाख वाला क्षेत्र मैंने बनाया है, इसमें लद्दाख है, यहां जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है। अब देखो, ये जो सीमा रेखा आपको दिखाई दे रही है, ये वाली सीमा रेखा बनी हुई है, इसके इधर है पीओके। ये पूरा का पूरा आपका कौन सा हो गया, पीओके हो गया। और ये जो रेड कलर की लाइन आपको दिख रही है ये है एलएसी। चूंकि मैं एलएसी की बात कहां कर रहा हूं, मैं एलएसी की बात केवल अभी लद्दाख में कर रहा हूं, इसलिए बाकी राज्यों को मैं कंसीडर नहीं कर रहा। मैंने इंडिया के मैप में बाकी राज्य आपको बता दिए थे। ठीक है, अब यहां पर क्या है, देखो ये इन दोनों के बीच में देखेंगे तो देखो ये हमारा ग्लेशियर है जिसको बोलते हैं सियाचिन ग्लेशियर। दुनिया का सबसे ऊंचे युद्ध स्थलों में से एक माना जाता है, और यहीं पर सियाचिन के पास ही यहां पर एक दर्रा है। इस दर्रे का नाम आपको मैं लिख देता हूं, इस दर्रे को हम कहते हैं काराकोरम। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो माना जाता है वो कौन सा दर्रा माना जाता है, काराकोरम। और ये आपका यहां कौन सा दर्रा है इस जगह, ये आपका पूरा दर्रा कौन सा है, काराकोरम दर्रा है। तो काराकोरम दर्रा है, सियाचिन ग्लेशियर है, आपको समझ आ गया। अगर भारत यहां से इस क्षेत्र को छोड़ दे तो चीन और पाकिस्तान यहां पर मैच कर जाएंगे, इसलिए सियाचिन ग्लेशियर पर हमेशा -40 डिग्री टेम्परेचर पर भारत की सेनाएं क्या रहती है, तैनात रहती है। अब आप ध्यान से इस क्षेत्र को देखिए, देखो ये एलएसी के किनारे 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 हम चल रहे हैं, ये देखो इस पे पूरे किनारे पे हम चल रहे हैं। ये लद्दाख की राजधानी लेह, यहीं पर आपकी एक झील है, ये देखो पूरी झील है जिसको हम कहते हैं पेंगोंग झील। कौन सी झील बोलते हैं, पेंगोंग। ध्यान से सुनना, ये पेंगोंग झील तैथिस सागर का अवशेष है, भारत की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। 70% चीन में और 30% भारत में है, और यहीं पर मुख्य विवाद की क्या मानी गई थी, शुरुआत मानी गई थी। देखो मैं यहां पे बता देता हूं आपको, एक डायग्राम से मैं बताना चाहूंगा आपको, तब आप अच्छे से इसको समझ पाओगे। देखो देखो दोस्तों, ये पेंगोंग झील है, मैंने जो आपको बताई थी, ये पूरी की पूरी कौन सी झील है, ये पेंगोंग झील है। अब पेंगोंग झील में मैं कुछ मार्क कर रहा हूं, इस पे फिंगर्स बना रहा हूं, ठीक है, आप देखना। इधर मैं बना रहा हूं फिंगर 1, यहां लिख रहा हूं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 फिंगर्स है टोटल। तो भारत मानता है कि फिंगर 8 तक का जो हिस्सा है पूरा भारत है, यानी इसके ये इस तरफ तो क्या है, पूरा भारत है, और इसके रेखा के इस तरफ पूरी क्या है, ये एलएसी है। ठीक है, जबकि चीन जो मानता है वो मानता है कि 2 तक ही भारत है। और वर्तमान में जो मुठभेड़ हुई थी, अब इस विवाद की शुरुआत हुई थी पेंगोंग झील के पास, वो कहां से हुई थी, फिंगर 4 से। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ये मुख्य विवाद हुआ था, ये भारत और चीन के बीच 1.5 महीने पहले जो विवाद की शुरुआत हुई थी वो कहां से हुई थी, यहां से हुई थी। यहां कौन सा फिंगर है, 4, और यहां पर जो पेट्रोलिंग पॉइंट है जिसको PP14 के नाम से, PP14 के नाम से क्या करा जाता है, जाना जाता है। तो इसी 4 पर इनकी भिड़ंत हुई थी, और जो परसों भिड़ंत हुई वो जगह इसी से थोड़ी दूरी पर है, जिसको बोलते हैं गलवान नाला या गलवान घाटी के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता है ये पूरी इस तरह से पेंगोंग झील है, जो इधर 30% तो भारत में है और 70% कहां पर है, चीन में। तो ये देखो इधर तो पूरा चीन है, ये जो मेरी देखो मार्कर में फेर रहा हूं, ये तो पूरा चीन है, और ये पूरा कौन सा हिस्सा माना जाता है, भारत का हिस्सा माना जाता है। और इसके बीच में कौन सी झील है, पेंगोंग झील। मैं आपको पेंगोंग झील का एक और डायग्राम बताना चाहूंगा। देखो दोस्तों, ये रहा, इस पे सारे के सारे फिंगर भी लिखे हुए हैं, तो आपको चीजें अच्छे से क्या आ जाएगी, समझ में
आ जाएगी। देखो फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 7, फिंगर 8। तो इस तरह ये फिंगर 4 के यहाँ देखो गोला बन रखा है। यही विवादित स्थल थे जहाँ चीन ने अपनी चौकियां स्थापित कर ली थी, और यहीं से हमारे जो अभी विवाद चल रहा है वर्तमान में गलवान घाटी में, उसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। और ये जो पूरी की पूरी जो आपको झील दिखाई दे रही है, ये पूरी कौन सी है, पेंगोंग झील है, जो राजस्थान में जो थार का मरुस्थल जैसे टैथिस सागर का अवशेष के रूप में माना जाता है, इस तरह ये पेंगोंग झील भी टैथिस सागर का क्या मानी जाती है, अवशेष मानी जाती है। ठीक है, अच्छा अब हम सीधे डायग्राम पर आते हैं, पहले वाले पे, ताकि आपको अच्छे से मैं समझा पाऊं। देखो अब असली विवाद किसको लेकर, आपको दिख रहा है यहां पर मैप में, ये अक्साई चीन है जिस पर 1962 में चीन ने अधिकार कर लिया था। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको ये 3 रेखा यहां पर और मैं बताना चाहूंगा, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की क्या करिए, कोशिश करिए। देखो मैं यहां 3 डायग्राम बनाता हूं। एक डायग्राम तो मैंने यहां डॉटेड लाइन बना दी, देखो ध्यान से देखना, ये डॉटेड लाइन मैंने इस तरह से ये पूरी डार्क कर देता हूं, ये बना दी। अब जो ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, देखो ये पूरी पूरी गोल घूमी हुई जो लाइन है, ये पूरी है, ये जॉनसन रेखा है। इससे पूरी लाइन को, ये देखो पूरी की पूरी लाइन जो घूम रही है, इसको हम जॉनसन रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं, जॉनसन रेखा। ये ब्रिटिश अधिकारी जॉनसन ने इसका निर्धारण किया था। अगर इस रेखा की बात करें तो इस रेखा के जो अंदर वाला हिस्सा है पूरा, ये पूरा भारत है। इसका मतलब जॉनसन मानते थे ये अक्साई चीन जो है वो भारत का ही हिस्सा है, वो चीन में नहीं है। फिर एक और व्यक्ति आते हैं, उनका नाम था मैकडोनाल्ड। तो मैकडोनाल्ड एक और लाइन देते हैं इस तरह वाली, तो वो बोलते हैं अक्साई चीन का जो आधा भाग है वो तो चीन में है, और अक्साई चीन का जो बचा हुआ सारा भाग है वो कहां पर है, भारत में। तो ये डिवाइडेशन करते हैं, जबकि चीन ना तो जॉनसन रेखा को और ना मैकडोनाल्ड रेखा को मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, और मैकमोहन लाइन में आपको जस्ट बता चुका हूं, तो सारा विवाद इसको लेकर है। अब आप देखो डायग्राम से ध्यान से देखो, यहां एक जगह दिखाई दे रही है दौलत बेग ओल्डी, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है। थोड़ा भाग मैदानी माना जाता है, भारतीय वायुसेना का एयरबेस है, लड़ाकू विमानों की तैनाती हो सकती है। और ये भारत ने क्या करा एक्चुअली, ये जो सारा विवाद किसके पीछे है कि आपको यहां पर ये एलएसी दिख रही है, देखो ये जो भाग है अंदर वाला, ये पूरा भारत का भाग है। ये पीला कलर वाला भारत है, और जो व्हाइट कलर वाला है ये पूरा कौन सा है, ये अक्साई चीन है। वैसे है तो ये तिब्बत का भाग, पर चीन ने कंट्रोल कर रखा है, इसलिए इसको अक्साई चीन कहते हैं। अब भारत ने देखो पेंगोंग से होते हुए ये पूरा देखो गलवान नाला, ये गलवान नाला यहां पर आएगा, ये गलवान नाले से होते हुए दौलत बेग ओल्डी तक क्या बना दी है, सड़क बना दी है। और इस पर चीन को विवाद है, जबकि हमने सड़क निर्माण अपनी सीमाओं के भीतर करा है, इसलिए हमारा पूरा अधिकार है कि हम यहां पर कुछ भी बनाएं, वो हमारी संप्रभुता का मामला होगा। तो इसको लेकर चीन को आपत्ति है। इसलिए आपने देखा होगा दोस्तों, ये मैं देखो एक डायग्राम बना रहा हूं, यहीं पर एक मैं पॉइंट लोकेट कर रहा हूं, ये है गलवान घाटी। ये कौन सी घाटी है, ये गलवान घाटी है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, अभी आपको एक आपकी स्क्रीन पर डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम गलवान घाटी का है। आप देखो दोस्तों कितनी सकड़ी सी स्थल है, इसी के पास से शोक नदी बहती है, इसी के पास से गलवान नदी बहती है, और ये गलवान घाटी है, और बहुत ही सकड़ा स्थल है। और यही 15 जून की रात्रि को माना जा रहा है कि 400 तो लगभग भारतीय सैनिक थे और 400 लगभग चीनी सैनिक थे, उनके बीच में मुठभेड़ हुई थी, और कई सैनिक नदी में गिर गए भारतीय, और नदी में गिरने के कारण वीरगति को प्राप्त हुए। तो बहुत ही छोटा और सकड़ा क्षेत्र है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र, सामरिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट माना जाता है। उम्मीद है आपने गलवान घाटी देख ली होगी। तो इस तरह से चीन की आपत्ति है भारत में। और आपने देखा होगा ये जो अक्साई चीन है ये पूरा भारत का हिस्सा है, और इस पूरे पर हम आगे जाकर भविष्य में अधिकार करेंगे। और ये पूरा का पूरा जो अक्साई चीन है ये भारत का अभिन्न अंग माना जाता है, जिस पर चीन ने अवैध रूप से कंट्रोल कर रखा है। ठीक है, तो दोस्तों मेरी उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये समझ में आया होगा। मैं आपको दर्रे भी दिखा देता हूं गलवान घाटी के पास। ये देखिए इस तरह के छोटे छोटे कई दर्रे हैं, आपने देखा होगा पहाड़ी दर्रे होते हैं, इस तरह के दर्रे होते हैं जिनके पहाड़ों के बीच में से गुजरने के ऐसे सकड़े रास्ते होते हैं। इनको इंग्लिश में तो क्या बोला जाता है, पास, और इनको हिंदी में क्या बोला जाता है, दर्रे। तो इस तरह के दर्रे हैं। देखो ये थोड़ा गर्मी का मौसम है, ये जो चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है ये जून का चित्र है। जब आप खुद सोचो जून में भी इतनी बर्फ रहती है, जो नवंबर दिसंबर जनवरी में यहां पर क्या हालत हो जाती होगी। ये पूरी पोस्ट सारा का सारा क्षेत्र बर्फबारी से क्या हो जाता है, ढक जाता है। तो उम्मीद है कि आपने ये देखा होगा, आपको पूरा का पूरा दिखा होगा। इसके बाद मैं आपको पेगोंग लेक के बारे में भी बताया। और देखो ये एक और डायग्राम एक्सक्लूसिव कल मिला है, ये भी गलवान वैली
तरीके का डायग्राम है। ये चित्र सैटेलाइट से नहीं लिया गया है, ये दूरबीन से लिया गया दूर से चित्र है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि ये जो चित्र है ये भी गलवान घाटी का, देखो कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियां और कितने ज्यादा कठिन ये रास्ते माने जाते हैं। तो आप दोस्तों थोड़ा ध्यान रखिए, और भी इस संबंध में अगर कोई अपडेट होगी तो मैं आपको बताता रहूंगा। और तब तक आप इस वीडियो के साथ बने रहें। भारत माता की जय। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी पूरा लेक्चर देखा, आपको उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा और काफी चीजों को समझने में आपको सहायता मिली होगी। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि भारत के नागरिक होने के नाते चीनी सामान का बहिष्कार करें। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको अपनी जिंदगी से आज ही बाहर कर दें, पर धीमे धीमे जैसे जरूरी हो उसको लगातार धीमे धीमे क्रमबद्ध रूप से बाहर करें और चीन को सबक सिखाने में भारत सरकार और भारतीय सेना की मदद करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें या कमेंट करें। और इसी के साथ नया वीडियो लेकर मैं आपके सामने जल्दी उपस्थित होता रहूंगा। धन्यवाद।